दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट and osmotic pressure. These properties are depends only on the number of solute particles present in solution and not on their nature. अब हमने abnormal colligative properties क्या है, मैं इसको एक बार एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं यह 3 एग्जांपल ले रहा हूं। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम नहीं आ रही थी। तो यह मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है जो कि है 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन है मेरे पास 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन है 1 m NaCl सॉल्यूशन। यानी मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास ये है 1 m ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मेरे पास 1 m NaCl सॉल्यूशन है, 1 m सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब और टेम्परेचर एक 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन पर है। ये 1 मोल पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ये 1 मोल पर लीटर NaCl सॉल्यूशन है, ये 1 मोल पर लीटर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है। मैं इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जब मैं इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो मोलरिटी की वैल्यू 1 है, 0.082 इंटू 300। तो ये वैल्यू आ गई 24.6 0.082 और इसी तरह से इसका जो फाइंड आउट करूंगा वो भी यही आएगा। 24.6। मैंने R की वैल्यू यहां पर ले रहा हूं पाई इक्वल्स टू MST। S की वैल्यू मैंने यहां ली 0.082 और यहां पर पाई 0.082 इंटू 300
1 इंटू 0.082 इंटू 300, तो ये पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 24.6 यूनिट है एटीएम सबकी। अगर मैं फॉर्मूले से डिस्कस करूं, मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट की, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ NaCl और ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सोडियम सल्फेट। अब मैंने इसकी वैल्यू ऑब्जर्व की, पाई ऑब्जर्व, ऑब्जर्व वैल्यू NaCl का ऑब्जर्व और सोडियम सल्फेट का ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व का मतलब लैब के अंदर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से इसकी वैल्यू ऑब्जर्व की, तो ये हमारे पास वैल्यू आई 24.618, और ये आ गई 49.2 ATM, और ये आ गई 63.8 ATM। तो ये 24.6 ATM। तो यहां पर जो ग्लूकोज के केस में तो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम है। ऑब्जर्व वैल्यू, ये ऑब्जर्व वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप देख ले दोनों सेम है। NaCl के केस में ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंट हो गई। सिमिलरली सोडियम सल्फेट में भी। अगर हम यहां पर ये देखें तो यहां पर तो दोनों वैल्यू सेम है, और यहां पर ये वैल्यू डबल है और ये वैल्यू ट्रिपल है। यहां पर NaCl के केस के अंदर जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू आई वो डबल आई। डबल इसलिए आई क्योंकि NaCl जब सॉल्यूशन में गया, NaCl जब सॉल्यूशन में गया, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो अगर ग्लूकोज के मैंने 1 मोल पार्टिकल डाले तो वो 1 मोल ही रहेंगे अंदर, यानी यहां पर 1 मोल पार्टिकल है, 1 मोल पार्टिकल इनसाइड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो 1 मोल है, क्योंकि ग्लूकोज जब वाटर के अंदर जाएगा तो ये न तो एसोसिएट होगा न ही डिसोसिएट होगा। और NaCl अंदर जाते ही, NaCl आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में जाते ही 1 मोल NaCl, ध्यान से देखें, 1 मोल Na प्लस आयन देगा और 1 मोल Cl माइनस आयन देगा। ये अंदर जाते ही सॉल्यूशन में क्या दे देगा, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। यानी यहां पर अगर हम इसके अंदर जो पार्टिकल देखेंगे तो यहां पर होगा 2 मोल पार्टिकल्स। बेसिकली यहां पर जो होगा 2 मोल पार्टिकल बन गए इनसाइड द सॉल्यूशन, 2 मोल पार्टिकल्स। और यहां पर सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट जब वाटर के अंदर जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा, तो इट गिव्स 2 मोल Na प्लस एंड 1 मोल सल्फेट है। ये अंदर जाने के बाद 2 मोल तो Na प्लस आयन रिलीज करेगा और 1 मोल सल्फेट। तो यहां पर जो सॉल्यूशन के इनसाइड 3 मोल पार्टिकल्स हैं, 3 मोल पार्टिकल्स।
ये 2 मोल तो Na+ के, ये 2 तो Na+ के और 1 सल्फेट के, 2 + 1 3, तो 3 मोल सल्फेट पार्टिकल्स रहेंगे, सॉरी 3 मोल पार्टिकल रहेंगे यहां पर। तो कुल मिला के यहां से क्लियर हो गया आपको कि ये वैल्यू डबल क्यों हो गई। जब हमने 1 मोल NaCl, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूं, जब हमने 1 मोल NaCl को वाटर में डाला तो यहां पर ये वाटर में 1 मोल NaCl जाके 1 मोल Na+ आयन दिया और 1 मोल Cl- आयन दिया। यानी वो मैं ये कहूं कि वो जब सॉल्यूशन के, ये NaCl है और NaCl जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर गया तो वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। बाहर तो वो एक ही था, हमने 1 मोल NaCl लिया, लेकिन वो अंदर जाके 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में स्प्लिट हो गया, तो 1 का 2 हो गया, यानी 1 मोल पार्टिकल 2 मोल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। तो अंदर अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 मोल की 2 मोल? 2 मोल पार्टिकल्स है। 2 मोल पार्टिकल्स है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितना हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना आएगा कि उससे डबल आएगा? उससे डबल आएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पार्टिकल छोटा है बड़ा है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो देखता है कितने नंबर है, जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा प्रॉपर्टी की इंटेंसिटी या इफेक्ट। जैसे यहाँ 1 मोल NaCl है तो वो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- दे गया। तो जब हमने वाटर में 1 मोल NaCl डाला तो वो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- दे रहा है, यानी बाहर तो वो 1 मोल था, लेकिन अंदर जाके वो टूट गया Na+ और Cl- में, तो 2 पार्टिकल हो गए। तो ये कितना आ गया, ये डबल आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि सोडियम सल्फेट का कितना आना चाहिए फिर 3, क्योंकि सोडियम सल्फेट को जब हम सोडियम सल्फेट को सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, सॉरी सॉल्वेंट में डाल के और सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो 1 मोल सोडियम सल्फेट गिव्स 2 मोल Na+ एंड 1 मोल सल्फेट आयन। यानी यहां पर अगर हमने 1 मोल लिया और अंदर डाल दिया तो 2 मोल Na+ और 1 मोल सल्फेट, इट गिव्स 3 मोल पार्टिकल्स। ये कितने पार्टिकल्स हो गए? 3 मोल पार्टिकल्स हो गए। तो अब इस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कितने हैं? 1 मोल नहीं, इस सॉल्यूशन में पार्टिकल है 3 मोल। तो 3 मोल पार्टिकल्स है, 2 मोल Na+ और 1 मोल सल्फेट, 3 मोल पार्टिकल्स हो गए। तो हमारा जो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर भी 3 टाइम इंक्रीज हो गया। तो इस वजह से अगर हम बात करें ग्लूकोज के केस में, तो ग्लूकोज जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। कुछ लोग होते हैं जैसे बाहर होते हैं वैसे ही अंदर होते हैं, उसी तरह से ग्लूकोज बाहर अगर 1 मोल है तो अंदर भी वो 1 मोल ही रहेगा। ये अंदर जाके टूटेगा नहीं, स्प्लिट नहीं होता है। तो इस वजह से इसका कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू तो सेम आ गई। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये हो गया कि NaCl, इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो आयनाइज हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही वाटर में जाता है तो वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है, उसका आयनाइजेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही वाटर में गया तो उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, या यूं बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते ही उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, सब वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाती है। ग्लूकोज का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये चारों कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड सेम आएगी। आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं। और
NaCl के केस में कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व, तो कैलकुलेटेड के कंपैरिजन में ऑब्जर्व वैल्यू डबल आएगी। ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? डबल आएगी। यानी NaCl का ऑब्जर्व इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी डबल आएगा, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डबल आएगा, ऑब्जर्व्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी डबल आएगा। सिमिलरली ये सारी प्रॉपर्टी सोडियम सल्फेट में 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जितना हम सोच रहे हैं उससे 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड सेम नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूं, ग्लूकोज की बात की मैंने, तो ग्लूकोज के केस में क्या हुआ? ग्लूकोज के केस में पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू पाई कैलकुलेटेड। NaCl के केस में क्या हुआ? जो पाई ऑब्जर्व्ड है NaCl वो हो गया, ऐसा लिख सकता हूं मैं, देख लो आप। और सोडियम सल्फेट के केस में क्या हुआ? सोडियम सल्फेट के केस में पाई ऑब्जर्व्ड 3 इंटू पाई कैलकुलेटेड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि NaCl की ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डबल क्यों हुई है और सोडियम सल्फेट की ट्रिपल क्यों हुई है, और ग्लूकोज की उतनी क्यों जो है वही क्यों है, मतलब ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड इक्वल है। तो ये आयनाइज नहीं होगा अंदर जाके, ये एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में आयनाइज होगा और ये एक पार्टिकल 3 पार्टिकल में आयनाइज होगा। यानी NaCl को जब मैंने वाटर में डाला तो वो 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस। सोडियम सल्फेट को जब मैं वाटर में डाल रहा हूं तो वो क्या देगा? 2 मोल Na प्लस एंड 1 मोल सल्फेट। तो इसने टोटल आयंस कितने दे दिए? 2। ठीक, इसने टोटल आयंस कितने दे दिए? 3। 2 तो Na प्लस एंड 1 सल्फेट, या 1 Na प्लस एंड 1 Cl माइनस। तो अब अपन अगर मैं ऑब्जर्व पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा? 1 आएगा। ग्लूकोज का ऑब्जर्व, ये ग्लूकोज के लिए चल रहा है, मैंने हेडिंग डाल रखी है C6H12O6 के लिए, ये NaCl के लिए है। तो अब NaCl के केस में ये रेशो कितना आ जाएगा? डबल आ जाएगा। NaCl के केस में पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय पाई कैलकुलेटेड कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ 3 आ जाएगा। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस वैल्यू को, पाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, जो पाई ऑब्जर्व्ड है सोडियम सल्फेट का और जो पाई कैलकुलेटेड है सोडियम सल्फेट का, इसका रेशो क्या आ रहा है? तो इसका रेशो आप देखो, ये अपन ने अभी यहां कैलकुलेटेड की, ये वैल्यू, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो मैंने यहां रखूंगा मैं, और ये ऑब्जर्व वैल्यू है जो मैं यहां रखूंगा मैं। तो इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 63.8 डिवाइड बाय 24.6, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? यानी ये जो जिसका 49 पॉइंट समथिंग आया था और 24.2 आया था, तो उसको मैंने डिवाइड किया है। और इस केस में क्या हो जाएगा? पाई ऑब्जर्व पाई कैलकुलेटेड इक्वल्स टू 3। तो आप देखो, ग्लूकोज ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो रेशो है पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड से जो ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? ये वैल्यू ये बताती है कि इस वैल्यू से हमको ये मालूम पड़ जाता है कि वो अंदर जाके कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है।
अगर पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड की वैल्यू 1 आ जाए तो हम बोलेंगे जो हमने सॉल्यूशन बनाया है या हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सोल्यूट वाटर के अंदर डाला है वो न तो अंदर आयोनाइज हुआ है नहीं एसोसिएट हुआ है। अभी एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में करता हूं। मैं अभी खाली आयोनाइजेशन की बात करता हूं, डिसोसिएशन की बात करता हूं। तो पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आने का मतलब ये हुआ कि जो हमने सोल्यूट वाटर में डाला है वो न तो अंदर डिसोसिएट हो रहा है नहीं एसोसिएट हो रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हमने अपने हाथ से अंदर डाले हैं उतने ही हैं अंदर, वो चेंज नहीं हुए। अगर पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब जो हमने सोल्यूट जितना सोल्यूट डाला है उसके अंदर डबल पार्टिकल हो गए, यानी वो उसका आयोनाइजेशन हो गया है। जैसे NaCl है, 1 मोल NaCl डाला तो अंदर 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस दे रहा है। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू 3 आ रही है तो वो 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस रेशियो को वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? I से। तो I क्या है? बेसिकली I is called want of factor. I is called want of factor. Want of factor. Want of factor को हम I से डिनोट करते हैं। Want of factor जो होता है वो होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड को हम नॉर्मल वैल्यू भी बोलते हैं। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको? कैलकुलेटेड वैल्यू को हम नॉर्मल वैल्यू भी कहते हैं। तो इस रेशियो को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। हम वांट ऑफ फैक्टर को वापस अलग से सेपरेटली फिर डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो ये आपको ये समझा रहा हूं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl सॉल्यूशन की है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्लूकोज सॉल्यूशन की नहीं है। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब बोला जाएगा? जब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्यूशन। हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्यूशन। और अगर ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड की वैल्यू सेम नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा आ रहा है तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन कौन सा हुआ? ग्लूकोज का सॉल्यूशन हुआ नॉर्मल सॉल्यूशन, जिसमें जो हमारे को कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होने दे रहा है। हमने जो सोचा वो ही पाया, मतलब हमने जो कैलकुलेटेड किया वही लैब में जाके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया। और ये वाले जो सॉल्यूशन है दोनों, इनको हम बोलेंगे एबनॉर्मल सॉल्यूशन। एबनॉर्मल सॉल्यूशन कब बोला जाएगा? क्लियर? जब ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू सेम नहीं हो। जब ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू सेम नहीं हो, किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यहां ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर और कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई और ये सॉल्यूशन जो हो गए वो एबनॉर्मल सॉल्यूशन हो गए। तो अभी हमने डिस्कस किया एबनॉर्मल सॉल्यूशन, साथ में मैंने आपको बता दिया वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर है I, जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, और कैलकुलेटेड वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो NaCl अगर 100% आयोनाइज हो गया सॉल्यूशन में, तो NaCl का वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी है? NaCl के वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, NaCl के वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 है, सोडियम सल्फेट के वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 है, और ग्लूकोज के वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। यानी यहां नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1, और यहां पर अगर आप देख लो तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। यहां पर भी 1 से ज्यादा है, यहां पर भी 1 से ज्यादा है। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे हमेशा 1 से ज्यादा। वांट ऑफ फैक्टर को आप कोई कंफ्यूज मत करो, ये सिंपल रेशियो है। किसका रेशियो है? ये सिंपल रेशियो है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो हमने एग्जांपल लिया जब वो 100% आयोनाइज होता हो। अब वो पार्शियल आयोनाइज भी हो सकता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, पर उससे पहले मैं एसोसिएशन को डिस्कस कर लूं। और एसोसिएशन से पहले आप एक बार ये देख लें, स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के हिसाब से, या पोस्ट करके इसको रीड करें। तो यहां पर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, अब आप समझ गए एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कौन सा हुआ? जो NaCl का सॉल्यूशन था उसका एबनॉर्मल बिहेवियर था, सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसका एबनॉर्मल बिहेवियर था, पर ग्लूकोज का नहीं था एबनॉर्मल बिहेवियर। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम जानते ही हैं कि सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट and osmotic pressure depends only on the number of solute particles present in solution and not on their nature. Second, जो रेड फॉन्ट्स पे लिखा हुआ है, आप मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूट्स विच अंडरगोज डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही अंदर जाके डिसोसिएट्स होते हैं। डिसोसिएशन का मतलब जैसे NaCl Na+ और Cl- में कन्वर्ट हुआ। मैं वापस रीड कर रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन would be higher than expected for the normal substance non electrolyte। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1 मोल ऑफ सोल्यूट लाइक ग्लूकोज, केन शुगर मतलब सुक्रोज, यूरिया एक्सेट्रा व्हेन डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 1.86 डिग्री। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जांपल लिया, और यहां पर हम वापस दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आता है वो कितना आता है? 1.86। मैं प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि वाटर का जो मोलार सॉल्यूशन होता है, यानी वाटर के 1 kg में 1000 ग्राम में जब हम 1 मोल नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटकर 1.86, फ्रीजिंग पॉइंट घटकर -1.86 हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटकर -1.86 हो जाता है। तो डिप्रेशन कितना आया? घटा कितना? 1.86 घटा। तो ये 1.86 क्या है? ये 1.86 तो यहां पर ये 1.86 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डेल्टा TF की वैल्यू है 1.86, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो सॉल्यूशन का कितना है? -1.86। तो वाटर का 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री से घटकर -1.86 हो गया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? 1.86। तो ये बोल रहा है कि वाटर के अंदर जब हमने ग्लूकोज डाल दिया तो 1.86 आएगा। तो उसी के बाद हमने जब उसके अंदर NaCl डाल दिया, ठीक है, तो ये NaCl डालते ही क्या हुआ? ये डिप्रेशन डबल हो गया। ये डिप्रेशन कितना आ गया?
डबल हो गया, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो गया था, मैंने क्या कहा, हर प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, हर प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी NaCl की। कौन सी? ये जो चारों है। तो फ्रीजिंग, तो ये देखें आप, अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl का तो क्या हुआ, BaCl2 क्या देगा, 1 मोल Ba+2 एंड 2 मोल Cl-, तो BaCl2 का कितना डिक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम। वो का वो सिमिलर डिस्कशन है जो मैं अभी बोर्ड पे कर चुका हूं। मैंने ग्लूकोज के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट किया था, फिर NaCl के लिए किया था, फिर सोडियम सल्फेट है, यहाँ BaCl2 एक ही बात है, सोडियम सल्फेट 2 मोल Na+, 1 मोल सल्फेट 3 पार्टिकल देगा, तो BaCl2 भी 1 मोल Ba+2 एंड 2 मोल Cl-, ये भी 3 पार्टिकल देगा। तो वो सेम एग्जांपल है यहाँ पर respectively, because each molecules of NaCl and BaCl2 dissociate into gives 2, 1 mole Na+, 1 mole Cl-, and BaCl2 देगा 3 Ba+2 and 2 Cl- ions respectively, and each ion behave as a particle in itself। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके और इसको ध्यान से वापस रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वही कंसेप्ट है जो मैं अभी ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहां तक तो ये तो हमने डिस्कस किया था डिसोसिएशन के केस में, लेकिन हर जगह हर समय डिसोसिएशन हो जरूरी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं जो एसोसिएट्स हो जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। अब एसोसिएशन का एग्जांपल देखते हैं अपन। एसोसिएशन का एग्जांपल देखते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये जो एसिड है, ये जब बेंजीन सॉल्वेंट में जाते हैं तो इनका डाइमराइजेशन हो जाता है। अभी मैं 100% आयोनाइजेशन और 100% डाइमराइजेशन को अज्यूम कर रहा हूं, फिर पार्शियल डिस्कस करेंगे। अब ये डाइमराइज क्यों होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो अभी हमारा पार्ट नहीं है डिस्कशन का, अभी हमारा कंसेप्ट दूसरा चल रहा है। पर फिर भी मैं बता दूं कि एसिडिक एसिड जब बेंजीन सॉल्वेंट में जाता है तो उसका डाइमर बन जाता है। अगर मान लो आपको कभी किसी एग्जाम में इसके डाइमर का स्ट्रक्चर पूछ ले तो इसके डाइमर का स्ट्रक्चर ये है, और यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा। और यहां पर ये रेड ब्रोकन लाइन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये डायमर का स्ट्रक्चर है। अब ये किसमें होता है, जब हम CH3COOH को बेंजीन में डालते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट में। हमने उसको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसोल्व किया, हमने जब उसको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसोल्व किया तो वो डाइमराइज हो गया, यानी जितने पार्टिकल हमने बाहर लिए उसके सॉल्यूशन में जाके क्या हो गए, हाफ हो गए। तो यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये बेंजीन, ये यहां पर बेंजीन है, इसके अंदर बेंजीन सॉल्वेंट भरा हुआ है, और ये बेंजीन सॉल्वेंट है। जस्ट मैंने 10 पार्टिकल CH3COOH के लिए, कितने लिए, 10 पार्टिकल CH3COOH के लिए हैं, और इन 10 पार्टिकल को इस बेंजीन सॉल्वेंट में
डिसॉल्व कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं, ये जैसे बेंजीन सॉल्वेंट में जाते हैं तो अंदर डाइमराइज हो जाते हैं। तो मैंने पार्टिकल कितने लिए, 10 पार्टिकल लिए। तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 10 के हिसाब से चलेगी। मैंने 10 पार्टिकल लिए CH3COOH के। अब जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये बन जाता है डाइमर। तो डाइमर बनते कितने पार्टिकल हो जाएंगे अंदर, ये देखिए। अब मैंने कितने डाले थे, 10 पार्टिकल, अंदर कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। क्योंकि अब ये जब दोनों बाउंड हो गए, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे हाथ में कितने पार्टिकल है, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जब बेंजीन के अंदर गए और कंबाइन कर गए तो अब मेरे हाथ में कितना पार्टिकल है, 1। तो मैंने 2 पार्टिकल कहीं डाले और वो दोनों पार्टिकल अगर कंबाइन कर गए और किसी भी बॉन्डिंग से बॉन्ड हो गया तो अब तो एक ही बन गया ना। ये कितना पार्टिकल है, 1। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मेरे हाथ में कितने पार्टिकल हैं, 2 हैं, 1 और 2। अब ये जैसे ही बेंजीन सॉल्वेंट में गए और वहां जाके ये कंबाइन कर गए, अब कितने पार्टिकल हो गए, 2 थे पहले, अब 1 हो गया। तो वही वाली बात है, यहां पर 10 पार्टिकल थे, अब 10 पार्टिकल में 2-2 के पेयर बन गए। तो एक पार्टिकल ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, ये। तो इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, टोटल पार्टिकल्स 5 हो गए। तो मैं अगर 10 पार्टिकल, तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कैलकुलेशन करूंगा, सपोज करो 10 पार्टिकल के हिसाब से मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो मेरी पाई कैलकुलेटेड वैल्यू सपोज करो y ATM आ रहा है, और y की वैल्यू भी अज्यूम कर लेता हूं, y की वैल्यू सपोज करो 50 ATM आ गया हमारा। मैंने पाई इक्वल टू MST में वैल्यू डाली, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 जाएगी। ठीक है, मैं इससे आप कंफ्यूज मत करो, जो भी वैल्यू थी पाई कैलकुलेटेड 10 इसको डालूंगा और मैं कैलकुलेट कर लिया तो मेरी वैल्यू 50 आ रही है। तो ये 50 किसके अकॉर्डिंग आई, 10 पार्टिकल के अकॉर्डिंग आई। लेकिन अंदर जाने के बाद ये पार्टिकल तो कम हो गए, तो मेरी जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मेरी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी 25 ATM। मेरी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ATM। यानी कुल मिला के इस केस में मैंने 10 पार्टिकल डाले, अंदर हो गए 5, 10 पार्टिकल डाले, अंदर हो गए 5। तो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में डाउन हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जब इसको बोलते हैं एसोसिएशन होना, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन होना। तो यहां एसोसिएट हुआ, तो जब एसोसिएशन होगा तो पाई कैलकुलेटेड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी पाई ऑब्जर्व से, क्योंकि पाई ऑब्जर्व वैल्यू तो किस वजह से आएगी, इन 5 पार्टिकल की वजह से आएगी। ऑब्जर्व वैल्यू तो इन 5 पार्टिकल की वजह से आएगी, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू 10 पार्टिकल के अकॉर्डिंग ली हुई है। इसीलिए 10 पार्टिकल के अकॉर्डिंग लिया तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आई, ऑब्जर्व वैल्यू जो आई वो 5 पार्टिकल्स के लिए आई है। तो यहां पर जो पाई ऑब्जर्व होगा, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड, मैंने क्या कहा, इस रेशियो को ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड को हम क्या बोलते हैं, आई इज द वांट ऑफ फैक्टर। तो यहां पर ऑब्जर्व वैल्यू 25 और ये 50, तो क्या आ जाएगा 1.2 0.5। यानी आई की वैल्यू हमेशा, इस केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी।
हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आएगी, ऑब्जर्व वैल्यू कम आएगी. Always observed value is less and calculated value higher in case of association. एसोसिएशन के केस में. डिसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी. वो आप वापस अभी मैंने डिस्कस किया ही है. तो ये भी सॉल्यूशन एबनॉर्मल सॉल्यूशन हो गया. तो डिसोसिएशन के केस में हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जितने हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा आएगी, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएगी डिसोसिएशन के केस में. और ये है एसोसिएशन. अभी प्रेजेंट बोर्ड पे आप एसोसिएशन देख रहे हैं, तो एसोसिएशन ही सोचो क्यों हुआ. अंदर गए पार्टिकल एसोसिएट हुए, अंदर गए पार्टी बाहर थे ज्यादा, अंदर गए एसोसिएट हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए क्योंकि वो कंबाइन कर गए, किसी भी वजह से कंबाइन कर गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए. नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम जितना सोच रहे हैं उससे कम आएगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम जितना सोच रहे हैं उससे कम आएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर हम जितना सोच रहे हैं उससे कम आएगा. यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा कम आएगी. जैसे यहां कैलकुलेटेड 50, ऑब्जर्व्ड 25. तो ये हुआ एबनॉर्मल सॉल्यूशंस. अब एबनॉर्मल सॉल्यूशन का स्टेटमेंट रीड करो आप. तो ये देखो आप, ध्यान से देखें. Similarly, there are certain substances which associates. जैसे हमने CH3COOH को बेंजीन में डाला तो वो associates हो गए, वो डाइमराइज हो गए. When dissolved in a particular solvent, यहाँ particular solvent बेंजीन है. अब वो associate जो हो रहे हैं उसमें मैंने एग्जांपल लिया है, दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गए तो डाइमर बन जाएगा. ऐसा भी होता अगर यहाँ 3 होता और मतलब 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते तो वो ट्राइमर हो जाते. लेकिन तो यहाँ पर क्या हुआ, वो एसोसिएट हो गए. तो एसोसिएट हो गए तो उस वजह से क्या हो जाएगी, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम हो जाएगी. तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन बिकम्स लेस. या 10 थे या 5 हो गए, या 10 थे या 5 हो गए. Then the number of molecule of the substance added कितने थे 10, अंदर कितने हो गए 5. And therefore colligative property will be lower. सही है. इसकी calculated property therefore observed colligative property will be lower. यानी ये जो observed colligative property है वो calculated से lower हो जाएगी. इसका मैंने अभी लिखा था 50 था तो इसका 25 था osmotic pressure. Therefore colligative property will be lower since the colligative property are inversely. हाँ, अब एक मिनट, ये वाला पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले आप थोड़ा सा थिंक करो, आपको समझ में आ गया, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वापस रिवर्स करके एक बार देख लो आप. अब जो ग्रीन फॉन्ट में लिखा हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये वाला पॉइंट अभी मैं रीड कर रहा हूं पर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं. जो लिखा हुआ है, सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. कैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप परेशान ना हो. द मोलर मास इन सच केसेस विल बी ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू. ये वाला पोर्शन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. पर अब तक इस यहां से लेके ये छोड़ दो, अभी डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है. अब बात आ रही है अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मोलिकुलर मास वाला कंसेप्ट. तो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फर्स्ट
हम बात करें, चलो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से इजीली समझ में आ रहा है, पाई इक्वल्स टू mst। अगर मैं m का फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू WB MB इंटू S इंटू T वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई क्या है, पाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इन सबको अलग कर लूं तो ये वाला रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है क्योंकि वो इसके सामने आ रहा है और ये इनवर्स आ रहा है। अगर मैं ये तो डेल्टा टीबी की बात करूं या डेल्टा टीएफ की बात करूं तो के बी इंटू मोलरिटी, मोलरिटी डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलरिटी। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी, मोलरिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो फिर अगर मैं इन सबको एक बार अलग कर लूं तो ये डेल्टा टीबी, ये वाला डेल्टा टीबी और ये एमबी, ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो जो ग्रीन फॉन्ट में लिखा हुआ था कि सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वापस सुनना, सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या है, ये मोलिकुलर मास ऑफ, ये है मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये है नॉन, तो वो जो ग्रीन फॉन्ट में लिखा हुआ था वो यही तो लिखा हुआ था, सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सीधी बात है, अगर ये वैल्यू डबल हो गई तो ये हाफ हो गई, ये वैल्यू डबल हो गई तो ये हाफ हो गई, और अगर ये हाफ हो गई तो ये डबल हो जाएगी, ये हाफ हो गई तो ये, अगर ये, मैं कैलकुलेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व की बात कर रहा हूं। ऑब्जर्व, जो हम एबनॉर्मल सॉल्यूशन चल रहे हैं, तो अगर एबनॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारी ये वैल्यू, एबनॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर हमारी ये ऑब्जर्व वैल्यू जो है, ये ऑब्जर्व वैल्यू, अगर ये ऑब्जर्व वैल्यू है तो ये ऑब्जर्व हो जाएंगे, ये ऑब्जर्व है तो ये ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो ये इनवर्सली रिलेशन है, ये कह रहा था उसमें वो। अब वांट ऑफ फैक्टर दो तरह से हो जाता है, वांट ऑफ फैक्टर दो तरीके से आ जाता है। ध्यान दें, अगर मैं ये लिखूं तो पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय पाई कैलकुलेटेड, ओके। और अगर मैं इसको मोलिकुलर मास के, तो ऑब्जर्व में मोलिकुलर मास क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, या ये न्यूमरेट, ये सॉरी, जैसे यहां ये कहां है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना। तो अब मैं इन, अगर मैंने ये वैल्यू आई की वैल्यू किस में लिखी, मोलिकुलर मास में, तो मोलिकुलर कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास और ऑब्जर्व्ड, क्योंकि अगर ये वैल्यू ऑब्जर्व्ड है तो ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व का इधर नीचे आ रहा है ना, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ये कैलकुलेटेड का ऊपर आ जाएगा, क्योंकि
पाई कैलकुलेटेड का भी फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, पाई ऑब्जर्व और पाई कैलकुलेटेड दो वैल्यू निकलती है यहां पर, तो पाई ये ऑब्जर्व होगा तो ये ऑब्जर्व होगा, ये कैलकुलेटेड है तो ये कैलकुलेटेड है। मैं ये कह रहा हूं अगर यहां पर मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू लिख दी, जो मैंने कैलकुलेटेड लिखी थी, तो ये कैलकुलेटेड हो गई, तब ये मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेटेड ही है। और अगर मेरा ऑब्जर्व वैल्यू है ये, तो ये ऑब्जर्व, तो वन टॉप फैक्टर को हम दो टर्म में लिखते हैं, एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में, दूसरा मॉलिक्यूलर मास के टर्म में। तो जब मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखते हैं तो कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व हो जाता है, और जब इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। ध्यान रखना, आई के दो फॉर्मूले हैं। आई का नंबर 1 फॉर्मूला है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओ, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, अब ये, और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखूं तो कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऐसा क्यों हुआ आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब वन टॉप फैक्टर, तो ये सब वन टॉप फैक्टर है, आप देखें, वापस देखें एक बार, आई पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड, वन टॉप फैक्टर है, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में, डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में वन टॉप फैक्टर है, डेल्टा टीएफ, अब बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये ऑब्जर्व वैल्यू और डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड वैल्यू। और आई की वैल्यू, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व, ये सब के सब वन टॉप फैक्टर हैं। हम इन सब से जो वैल्यू आएगी वो वन टॉप फैक्टर की आएगी, और एक साथ में ऑब्जर्व नहीं, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, और मैं बार बार बोल रहा हूं कैलकुलेटेड वैल्यू को ही हम नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू दोनों बात एक है, दोनों। तो आई थिंक आपको एबनॉर्मल सॉल्यूशन के एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है, ये समझ में आ गया होगा। और अब हम तो सॉल्यूशन का एबनॉर्मल बिहेवियर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन हमेशा नॉर्मली बिहेव करेंगे, यानी उनकी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज वैल्यूज सेम आएगी। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I = 1। इलेक्ट्रोलाइट यानी जब डिसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू लेस देन 1, जैसे 0.5 आई थी एसिडिक एसिड को जब बेंजीन में डिसोल्व किया था तो, ठीक है। और नॉर्मल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहां मैंने वन टॉप फैक्टर, इसके दोनों फॉर्मूले वापस यहां डिस्प्ले किए हैं मैंने। अब क्वेश्चन ये है कि पार्शियल एसोसिएशन हो, पार्शियल डिसोसिएशन हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे। तो हम पार्शियल की बात करते हैं, हटा रहा हूं इसको। तो पार्शियल के लिए जब हम डिस्कस करेंगे,
जरूरी तो नहीं है कि हर इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो। आप 11 से ये पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम सल्फेट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जनरली एस ब्लॉक के लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को छोड़ दो, बाकी सारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन तीनों को हटा लो और इधर से लिथियम को हटा दो। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन सब के जो सॉल्ट्स हैं 99%, मैं तो कहता हूं 100%, पर मैं 99 लेके चल रहा हूं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके जो सॉल्ट्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली, तो कभी भी सोडियम NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, K2SO4, K2CO3, RbCl, cesium chloride, SrCl2, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, BaCl2, बेरियम कार्बोनेट, BaCO3, बेरियम सल्फेट, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जनरली अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो ठीक है, वो आपको गिवन होगा फिर उस केस में, ठीक है। पर यहां पर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो इनका अगर कोई सॉल्ट दे रखा है और क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, तो इनके सॉल्ट्स को, इनके कंपाउंड्स को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम करके 100% आयोनाइज होते हैं ऐसा मानकर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खैर, अब मैं बात कर रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एबनॉर्मल सॉल्यूशन और वन टफ फैक्टर। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे सपोज करो, मैं इसको फिर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास ये सॉल्यूशन है और मैंने एक AB वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया, वाटर है और वाटर के अंदर मैंने एक AB वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। अब वो पार्शियल आयोनाइजेशन कितना परसेंट है वो न्यूमेरिकल में गिवन होगा, 5%, 10%, 20%, जो भी दे रखा है। अब ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मेरे पास एक AB, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब ये जब अंदर जाएगा तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये अंदर सॉल्यूशन के अंदर पार्शियली आयोनाइज होगा। A+ और B-, 11 आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम। AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब सपोज करो हमने इसका, अब इसके सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो AB है, A+ भी है और B- भी है, यानी वो पूरा आयोनाइज नहीं हुआ है, उसका कुछ पोर्शन आयोनाइज हुआ है। तो ये तो उसका अनआयोनाइज्ड पार्ट है और ये वाला उसका आयोनाइज्ड पार्ट है। ये अनआयोनाइज्ड पार्ट है, ये वाला उसका इस सॉल्यूशन में अनआयोनाइज्ड पार्ट है
और ये वाला इसका पोर्शन आयोनाइज्ड है। सपोज करो हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल, कोई 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, कम नहीं होते बेटा, ठीक है। तो 1 0 0 यानी ये मैंने कितना लिया, 1 मोल लिया। कब? पहले ये वाली सिचुएशन। 0 का मतलब क्या है, अभी हमारे हाथ में ये सिचुएशन है, AB का 1 मोल लिया, ये रहा, अब इसको अंदर डाल दिया, ये आ गया, तो इसका कुछ पोर्शन, अब ये वाली सिचुएशन तो ये रही बेटा, मैं ये वाली कह रहा हूं। अब मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 रहेगी कि लेस देन 1 हो जाएगी? इस AB की वैल्यू 1 मोल है यहां पर कि लेस देन 1 मोल है? लेस देन 1 मोल है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन टूट गया, आयोनाइज हो गया A प्लस और B माइनस में। 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और कुछ बुक्स में आयोनाइजेशन भी लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सपोज तो इस 1 में से अल्फा आयोनाइज हो गया, तो A प्लस कितना मिलेगा? अल्फा, और ये भी अल्फा। समझो बात को बेटा। ये AB है, ये A प्लस और B माइनस में टूटा है ना, यानी अगर मैंने सपोज करो इसके एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, जो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है, तो इसके 10 पार्टिकल थे मेरे पास। कितने थे? 10 पार्टिकल थे। 10 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए। 10 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल क्या हो गए? आयोनाइज हो गए। तो जब मेरे पास, मैं क्या बोल रहा हूं, 3 पार्टिकल AB के आयोनाइज हुए, 7 नहीं हुए, तो ये आयोनाइज हुआ तो A प्लस B माइनस, ये आयोनाइज हुआ तो A प्लस B माइनस, ये आयोनाइज हुआ तो A प्लस B माइनस। मैंने क्या कहा? 3 पार्टिकल आयोनाइज हुए, तो बताओ A प्लस के कितने पार्टिकल मिले? A प्लस के 3, 1 2 और 3, तो यहां कितने लिखूंगा मैं? 3। B माइनस के भी कितने मिले? 3। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर अल्फा अल्फा क्यों, अल्फा बाय 2 लिखो। ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ये 1 AB, ये AB है, जब ब्रेक हुआ तो 1 A प्लस 1 B माइनस, तो इसी तरह से इसमें से 3 गए, तो 3, मैंने क्या कहा, 3 AB के पार्टिकल आयोनाइज हुए, तो एक AB का पार्टिकल एक A प्लस दे रहा है, ये दूसरा A प्लस दे रहा है, ये तीसरा A प्लस दे रहा है, उसी तरह से B माइनस के लिए भी। तो अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। तो ये तो था मेरे पास 1 मोल पार्टिकल, और ये जो मैंने रेड बॉक्स में बना दिया, ये कौन सी सिचुएशन है? ये वाली सिचुएशन, ये वाली है, इस सॉल्यूशन वाली है। यानी अब मेरे पास इस सॉल्यूशन में AB कितना, इस सॉल्यूशन में मेरे पास AB कितना है मेरे पास? 1 माइनस अल्फा। A प्लस कितना है? अल्फा। B माइनस कितना है? अल्फा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा आएगा ना। तो अगर मैं बात करूं, इन सबको जोड़ने की बात कर रहा हूं, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? हमने इनिशियल टोटल पार्टिकल्स कितने लिए थे? इनिशियल टोटल पार्टिकल्स में यहां लिख रहा हूं, इनिशियल टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 1 मोल। ये रहा, डाले मैंने। लेकिन जैसे वो अंदर आयोनाइज हुआ जाके, तो 1 माइनस अल्फा पार्टिकल किसके? AB के। 1 माइनस अल्फा पार्टिकल किसके? ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10 माइनस 3 किसके? AB के। ठीक है, अब अल्फा प्लस अल्फा, अब वहां देख लो, जो मैंने वो एग्जांपल लिया था, क्या लिया था?
10 माइनस 3 और 3, यानी ये ए बी, ये ए प्लस और ये बी माइनस। तो मेरे पास 10 माइनस 3 मतलब 7 प्लस कितने हो गए 13 पार्टिकल। 7 पार्टिकल ए बी के, क्योंकि 3 आयोनाइज हो गए, उसके वजह से 3 ए प्लस के बने, 3 बी माइनस के बने। टोटल पार्टिकल इनिशियली 10 लिए थे, रिजल्टेंट 13 हो गए। तो यहां पर इनिशियल टोटल पार्टिकल 1 लिया था, अल्फा आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने के बाद ए बी बचा 1 माइनस अल्फा, ए प्लस बचा अल्फा, बी माइनस बचा अल्फा। अब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यानी मेरे पार्टिकल बढ़ गए। तो इस केस में अब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस अल्फा, क्योंकि NaCl के आप देखो NaCl जब NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना आया था 2, NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना आया था, NaCl का वांट ऑफ फैक्टर 2 आया था, क्योंकि वो 100% आयोनाइज हुआ था। जब मैंने NaCl डाला था तो या NaCl डालते वो पूरे आयोनाइज हो जाएगा। तो NaCl डाला, NaCl डालते ही क्या हुआ, ये अनआयोनाइज पोर्शन बचा नहीं बचा, सारा Na प्लस और Cl माइनस। तो क्या हो गया, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। टोटल पार्टिकल कितने हो गए थे, टोटल पार्टिकल 2 हो गए थे। तो I की वैल्यू क्या हो गई थी 2 आ गई थी। सोडियम सल्फेट के केस में क्या हुआ था, सोडियम सल्फेट के केस में यह हुआ था कि जब ये देखो बहुत ध्यान से देखो, सोडियम सल्फेट के केस में क्या हुआ था, हमने सोडियम सल्फेट जैसे ही इसमें वाटर में डाला, जाने के बाद वो पूरा स्प्लिट हो गया इसमें। अब मेरा क्वेश्चन है, अब सोडियम सल्फेट जब सॉल्यूशन में है तो ये वाली फॉर्म उसकी है क्या, नहीं है, क्योंकि वो 100% आयोनाइज हो गया, 100% आयोनाइज हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो कितने पार्टिकल सोडियम के रह गए 2, सल्फेट के कितने हो गए 1, टोटल कितना हुआ, टोटल पार्टिकल कितने हुए 3, जो टोटल पार्टिकल हुए वही तो I आ रहा है। तो यहाँ I की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस अल्फा। समझ में आ गई बात कि 1 प्लस अल्फा कैसे आया I की वैल्यू। तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर अल्फा की वैल्यू गिवन है तो हम I की वैल्यू निकाल, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमको अल्फा की वैल्यू गिवन है, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन गिवन है, तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं I की वैल्यू। तो ये जब ये I की वैल्यू क्या हो गई, जब वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा हो, जब वो क्या हो रहा हो पार्शियली आयोनाइज हो रहा हो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर और डिस्कशन करूं तो इसका मतलब मेरे पास यहां I की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर उसने अल्फा की वैल्यू 20% दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 20% दे रखी है, तो 1 का 20% कितना हो जाएगा, 1 का 20%, 1 का 20%, अगर अल्फा की वैल्यू 20% दे रखी है तो 1 का 20% कितना हो जाएगा 0.2, कितना हो जाएगा 0.2। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1.2। तो यहां I की वैल्यू 1.2 होगी। अगर अल्फा 20% दे रखा है तो उसको 1 के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 मोल लिया। तो अगर अल्फा की वैल्यू 20% है तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.2, क्योंकि 20% का मतलब 1 में से 20% जाएगा, 1 का 20% 0.2, या ये 0.2 या ये 0.2, अब आप जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 1.2 आ रहा है बच्चों। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये I की वैल्यू है। तो अब जैसे AB के लिए, AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है, A प्लस और B माइनस, तो I की वैल्यू तो मैं क्या लिखूंगा I इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। अब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ I कर दूं, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं I की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू
पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। और अगर मैं 20% अल्फा की वैल्यू ले लूं तो 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1.2 आया। तो मैं इसमें ये वाली वैल्यू रख दी 1.2 इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। देयरफॉर पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू 1.2 इंटू पाई कैलकुलेटेड। तो देखो यहां पर फिर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बनी। तो हमेशा वो पार्शियल आयोनाइज भी होगा तो भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आने वाली है। चाहे वो 10% आयोनाइज होगा तो 1.1 आ जाएगी, 20% आ गया तो 1.2 आ जाएगी, 30% आ गया तो 1.3 आ जाएगी एबी के केस में। अब जरूरी नहीं कि हर AB2 हो, AB हो, AB2 भी हो सकता है। AB2 का मतलब जैसे BaCl2 है। अब BaCl2 का हमने लिया तो Ba+2 और 2Cl-। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियली 1 मोल लिया 0 0। अब इस BaCl2 को मैंने BaCl2 की जगह Be ले लेता हूं मैं, बेरिलियम, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अभी कह चुका हूं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो BeCl2 लिया मैंने और BeCl2 पार्शियली आयनाइज हुआ Be+2 एंड 2Cl- में। अब यहां 2Cl- में। अब यहां पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू 20% दे दूं तो 1.2 आंसर नहीं आएगा। ध्यान दो, 1 माइनस अल्फा, तो ये BeCl2, जब 1 BeCl2 क्या दे रहा है, 1 Be+2 एंड 2Cl-, तो ये अल्फा देगा तो ये 2 अल्फा देगा। ध्यान दो, ये क्या है, ये 2 है, तो ये ध्यान से देखो, मैंने रेड फोल्ड कर दिया उसका। तो अब यहां आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो यहां पर आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 20% दे रखी है, तो मैं यहां आई की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 0.2 लूंगा और यहां 1.4 आ जाएगी आई की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना आप कि उसका फॉर्मूले पे भी डिपेंड करेगी। जैसे इसको बोलते हैं यूनी वैलेंट, यानी ये इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। इसको बोलते हैं बाई यूनी वैलेंट, बाई यूनी, क्योंकि जो बेरिलियम है उसकी वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, इसको बोलेंगे बाई यूनिवैलेंट सॉल्ट। तो वो अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग रहेगा। तो इसका हम एक कॉमन फॉर्मूला भी बना लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अलग अलग सॉल्ट के लिए वैल्यू अलग अलग आएगी। सिमिलरली हम जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या आ जाएगा, 2Al+3 एंड 2Al2SO4 whole thrice Al2SO4 whole thrice twice Al+3 3SO4 -2 ये आ जाएगा। अगर मैं AXBY की बात करूं तो आ जाएगा X A माइनस Y प्लस YB प्लस X। ध्यान दो, ये जैसे यहां 2 है तो ये 2 आ गया, तो यहां ये X है तो यहां ये X आ गया। ये चार्ज +3 और यहां चार्ज -Y।
और यहां पर अगर आप देखें तो ये 3 है, 3 आ गया। तो यहां पर अगर ये y है तो ये y आ गया और वो उसका चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर ये x देगा और ये y पार्टिकल देगा। तो हम यहां पर 1 इनिशियली 0 0 यानी जब हमारे हाथ में था डाल दिया सॉल्यूशन में, डालते ही आयोनाइज हुआ। सपोज करो अल्फा आयोनाइज हुआ तो कितना मिलेगा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। मैंने कहा ना, आप देखो ये कितने हैं 2 हैं तो ये 2 मिलेगा, ये कितने हैं 3 है ये तो ये 3 मिलेगा। तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इस केस में i की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो i इक्वल्स टू 1 प्लस 4 अल्फा। अगर मैं कॉमन फॉर्मूले की बात करूं तो मैंने 1 लिया 0 0 1 माइनस अल्फा x अल्फा y अल्फा। समझ में आ गई बात? ये x है तो ये x है, ये y है तो ये y है। अब इनको ऐड कर दो तो यहां i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा x अल्फा प्लस y अल्फा। तो I क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर आयोनाइजेशन। I इज द, इसका मतलब हमारे पास जो कंक्लूजन आया वो आया I इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या हैं, आयन से जनरली पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। I equals to total number of particle after dissociation in the solution। तो हमारा कंक्लूजन ये आया। और अगर डिसोसिएशन, और मैं यहां क्या लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है डिसोसिएशन हो रहा हो, एसोसिएशन भी हो सकता है। तो वो एसोसिएशन हो जाएगा उस केस में। ये बार बार अलग अलग एग्जांपल देने के पीछे लॉजिक ये होता है, मेरा पर्पस ये होता है कि हर स्टूडेंट को समझ में आए। कुछ बच्चे थोड़ा स्लो ग्राफ्स करते हैं, इस वजह से कभी कभी मैं एक ही चीज को 2 3 3 एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। और जिन स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता है तो वो आपके हाथ में है, आप वीडियो को ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दो तो आप आगे चले जाओगे। ध्यान दें आप, जैसे एसिडिक एसिड को मैंने बेंजीन में डाला, अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो 100% आयोनाइज होता हो। जैसे बेंजीन सॉल्वेंट लिया मैंने, अब ये, और इसी तरह से जरूरी नहीं है कि वो 100% एसोसिएट भी होता हो। जैसे जरूरी नहीं है कि वो 100% डिसोसिएशन होता हो, तो जरूरी नहीं है कि वो 100% एसोसिएशन भी होता हो। तो अगर अल्फा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर ये मैंने 1 लिया तो 0 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा बाई 2, ये 10 थे तो ये 5 बने थे। आपको ध्यान है, मैंने एसिडिक एसिड वाला एग्जांपल लिया था तो अल्फा, वहां अगर 10 पार्टिकल एसोसिएट हुए थे तो वो 5 जोड़े बन गए थे, 5 पेयर बन गए थे, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये 2 ले लिया करो आप, ये वाला 2। तो यहां आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई 2। अगर यहां 3 होता तो यहां 3 आ जाएगा, यहां n होता तो यहां n आ जाएगा। तो इस तरह से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वांट ऑफ फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं भी तो एक बार वापस रिमाइंड करके इस वीडियो को वापस ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। अलग अलग एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है मैंने। अब हम इसके 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे।
Calculate the amount of sodium chloride which must be added to 1 kilogram of water so that the freezing point depression by 3K। मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करें। वैसे मैं क्लियर कर दूं कि मुझे क्वेश्चन में इसके जस्ट बाद नेक्स्ट हेनरी लॉ लूंगा, क्योंकि हेनरी लॉ अपना मिसिंग चल रहा है। तो हेनरी लॉ को कंप्लीट करने के बाद मैं उसके बाद हेनरी लॉ के बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेने वाला हूं, उस वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच मस्ट बी एडेड to 1 kilogram of water so that the freezing point depressed by 3K। ये हमको क्या दे रखा है? डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है हमको। क्या दे रखी है? दिस इज डेल्टा टीएफ। हमको ये मालूम है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। मैंने अभी अभी कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं दे रखा है तो हम उसको 100% आयोनाइज मान लेंगे। तो NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सोडियम क्लोराइड 100% आयोनाइज हो गया। तो अब जब ये 100% आयोनाइज हो गया तो इसका वांट ऑफ फैक्टर मैंने अभी अभी बताया, I की वैल्यू 2 आएगी। यहां तक तो अभी आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए अब, क्योंकि NaCl अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये तो रहा ही नहीं, ये तो गया अंदर जाके वो 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस में स्प्लिट हो गया। तो NaCl की I की वैल्यू 2 है, डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास 3 है, KF की वैल्यू 1.86 है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर को एक क्वेश्चन कराने से आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि यहां इस चैप्टर में क्वेश्चन करना एक अलग, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अलग अप्रोच है इन क्वेश्चन करने की, अलग अप्रोच रहती है। और किसी भी आप चैप्टर कितना भी अच्छा पढ़ लो, कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे, आपका थ्योरी स्ट्रांग है, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि हर क्वेश्चन की एक अपनी अप्रोच होती है, अपना तरीका होता है करने का। वो आपको तभी आएगी जब आप प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ही क्वेश्चन रीड करके आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि इसकी हम अप्रोच कैसे बनाएं। कोई भी कार चलाना बहुत आसान है, ये मोटर ड्राइविंग वाले 15 दिन में कार चलाना सिखा देते हैं, लेकिन हम जब चलाते हैं तो उस तरीके से थोड़ी चला पाते हैं आफ्टर 15 डेज। लेकिन जब हम कंटिन्यूस चलाते रहते हैं तो हमको अपने आप मालूम पड़ जाता है कि हमारा मोमेंटम किस तरह का, किस जगह क्या डिसीजन लेने हैं। ये केवल प्रैक्टिस से ही समझ में आता है, गलतियां करके सीखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड। अब हमारे पास ये क्या है? ये डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड है, ये डेल्टा टीएफ हमारे पास ऑब्जर्व गिवन है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि हमको देखना है, और हम जो चीज देखते हैं वो ऑब्जर्व होती है। यानी वो बोल रहा है कि आप लैब में आप NaCl कितना मिलाओगे कि उस वाटर का, उस सॉल्यूशन का जो डेल्टा टीएफ कितना हो जाए, तो आप देख के बताएंगे। और जो चीज देख के ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हम कोई चीज देख रहे हैं मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व वैल्यू है। तो डेल्टा टीएफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड। मैं इसको इसमें ऐसे लिख सकता हूं,
ये तो मैंने वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया जो अभी अपन ने अभी क्लास में डिस्कस किया है। अब ये बोल रहा है कि आप कितना ऑब्जर्व करो, इतना ऑब्जर्व करो। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अब डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी, क्योंकि डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, केएफ इंटू मोलैलिटी। अब हमारे पास हम इस फॉर्मूले से मोलैलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3, ध्यान से देखते जाओ बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है 2, केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86 और ये स्मॉल m, ये स्मॉल m, I की वैल्यू 2, KF की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी m। तो m, अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 इंटू 1.86। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8 के आसपास आएगी। तो 0.8 मोल्स पर केजी, 0.8 मोल्स पर केजी। कितना लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच मस्ट बी एडेड टू 1 किलोग्राम। तो हमारे पास मोल्स में अमाउंट तो आ गया, मोल में अमाउंट तो आ गया, और मोल में जो अमाउंट आया है वो कितना आया है 0.8 मोल्स पर केजी। हमने क्या किया, हमको ये वैल्यू गिवन है। हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू है। उसने वो बोल रहा है कि हम लैब में ये देखना चाहते हैं, और जो लैब में देखना चाह रहे हैं वो ऑब्जर्व वैल्यू है। मैंने वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, और अब मैंने इसको इस तरह से लिख लिया और अब इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। ये क्या होता है केएफ इंटू मोलैलिटी। अब मैंने इस फॉर्मूले से मोलैलिटी निकाल ली, मोलैलिटी आ गई 0.8 मोल्स पर केजी। अब मेरे पास अमाउंट आ गया मोल्स में, पर उसने क्या पूछा है, ग्राम में अमाउंट पूछा है। तो NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना है 58.5। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ग्राम में इसको कन्वर्ट करना हो तो मास ऑफ NaCl इन ग्राम, मास ऑफ NaCl इन ग्राम, तो क्या करूंगा, मोल को किससे मल्टीप्लाई करो, मोल को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि मोल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये है मॉलिक्यूलर मास और ये ग्राम। तो ये NaCl का ग्राम में निकालना है, तो मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl का मास आ जाएगा। तो NaCl का मास कितना आ जाएगा, NaCl का मास आ जाएगा 0.8 इंटू W की वैल्यू, ठीक है 58.5, देख लेना अंदाजन लिख रहा हूं 47 पॉइंट समथिंग ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 47.1 ग्राम NaCl आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस एक बार रिमाइंड करके इसको देख लो। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।